ट्रांसफार्मर हो चुका था। आज हम देखते हैं मशीन के बारे में, डीसी मशीन्स के बारे में देखते हैं। डीसी मशीन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे डीसी मशीन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट है। और मशीन बेसिकली डीसी मशीन्स जो होता है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है। क्या है ये? इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। एनर्जी कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। कोई भी अगर मशीन के बारे में पूछेंगे कि मशीन होता क्या है, तो मशीन के बारे में सबसे पहले तो यही बोलेंगे कि बेसिकली मशीन जो होता है एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन, क्या होता है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, दैट मीन्स डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। या फिर ये बोल सकते हो कि मैकेनिकल एनर्जी को डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो दोनों तरीके से होता है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और दूसरा जो तरीका क्या है, मैकेनिकल को ये इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो डीसी मशीन इज नथिंग बट इट इज अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन, डीसी का मतलब है यहाँ पर ऑपरेटेड जो एनर्जी है उसके बेस पर। ठीक है, तो डीसी एनर्जी है, डीसी एनर्जी पे ऑपरेट करता है तो वो क्या कहलाएगा? डीसी मशीन। अगर एसी पे ऑपरेट करता तो ये क्या कहलाता? एसी मशीन कहलाता। ठीक है, तो डीसी मशीन इज नथिंग बट इट इज अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इक्विवेलेंट डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर हुआ? तो डीसी मशीन का दो टाइप है। फर्स्ट है आपका डीसी मोटर। फर्स्ट टाइप को हम क्या बोलेंगे? डीसी मोटर बोलेंगे। ठीक है, तो जब डीसी हो चाहे एसी हो, मोटर का मतलब समझ जाना कि मोटर क्या होता है। बेसिकली ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस है उसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? मोटर बोलते हैं। अब यहाँ पर डीसी मोटर है, तो डीसी मोटर मतलब यहाँ पर डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। आप सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कैरेक्टर के बेसिस पर दो तरीके से हो सकता है, एक एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरा क्या होता है? डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो डीसी मोटर क्या करता है? बेसिकली ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन होता है जो डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इक्विवेलेंट मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब रोटेशनल एनर्जी बोल सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता। ठीक है, तो डीसी मोटर इज नथिंग बट इट इज अ डीसी मशीन विच कन्वर्ट्स डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। डीसी क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यों बोले? क्योंकि वो जो मोटर जो होता है एक्सटर्नल डीसी सप्लाई पे ऑपरेट करता है। तो एक्सटर्नल डीसी सप्लाई को यूज करके वो इक्विवेलेंट मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ये जो मोटर है अप्लाइड एक्सटर्नल सिग्नल जो रहता है इस मोटर पे क्या रहता है? डीसी। और उस डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसके इक्विवेलेंट मैकेनिकल एनर्जी में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर। ठीक है, तो अगर कभी आपको सिर्फ मोटर बोलेंगे तो मोटर का मतलब क्या है? बेसिकली मोटर जो है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस होता है जो किसी अप्लाइड इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब रही बात ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड सप्लाई सिग्नल। सप्लाई जो आप सिग्नल दोगे मोटर को ऑपरेट करने के लिए, उस सप्लाई सिग्नल के बेसिस पे मोटर है वो दो तरीके से, एक है डीसी मोटर और दूसरा क्या होता है? एसी मोटर। तो डीसी मोटर किसको बोलेंगे? डीसी मोटर बेसिकली एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है
जो अप्लाइड इनपुट डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इनपुट डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ऐसे डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, डीसी मोटर बोलते हैं। और दूसरा जो है आपका क्या है, डीसी जनरेटर। दूसरा क्या होता है, डीसी जनरेटर। ठीक है, तो आपके सिलेबस में दोनों है, डीसी मोटर भी है, डीसी जनरेटर भी है। ठीक है, तो डीसी जनरेटर किसको बोलेंगे? अब देखो, डीसी मोटर का रिवर्स ऑपरेशन जो करेगा वो डीसी जनरेटर है। तो मोटर क्या करता है, इनपुट डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इक्विवेलेंट मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मशीन के अंतर्गत मोटर भी आएंगे और जनरेटर भी आएंगे, याद रखना। क्लियर हुआ? मशीन बोलेंगे मतलब उसके अंतर्गत मोटर भी आएगा और जनरेटर भी आएगा। अब डीसी जनरेटर क्या होता है, बेसिकली ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इक्विवेलेंट डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन में खाली इसके डेफिनेशन बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है। तो डीसी जनरेटर क्या करेगा, मैकेनिकल जो एनर्जी है उस मैकेनिकल एनर्जी को इक्विवेलेंट डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जो मैकेनिकल एनर्जी को इक्विवेलेंट डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उस मशीन को हम क्या बोलते हैं, डीसी जनरेटर बोलते हैं। सो डीसी जनरेटर इज नथिंग बट इट इज अ इलेक्ट्रिकल मशीन विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इक्विवेलेंट डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो मैकेनिकल दैट मीन्स रोटेशनल जो एनर्जी है, उस मैकेनिकल या फिर रोटेशनल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उस इलेक्ट्रिकल मशीन को क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर है, उसकी कंस्ट्रक्शन है वो सेम होती। आप चाहो तो डीसी मोटर को डीसी जनरेटर की तरह यूज कर सकते हो या फिर डीसी जनरेटर को आप डीसी मोटर की तरह भी यूज कर। तो कंस्ट्रक्शन बेस पे तो दोनों क्या होती है, सेम होती है। तो आज के क्लास में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन के बारे में, डीसी जनरेटर के कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो डीसी जनरेटर को डिटेल में लेंगे अपन। ये तो मशीन का इंट्रोडक्शन था, डीसी मशीन का। अब डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन है वही डीसी मशीन का ही कंस्ट्रक्शन है, समझ जाना। अब ऐसा मत बोलो कि डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन नहीं बताया, ऐसा कुछ नहीं, सेम है। तो कंस्ट्रक्शन आप डीसी मशीन बोलो चाहे डीसी जनरेटर बोलो, सेम है, दोनों को लिख सकते हो, कोई भी आएगा। तो डीसी जनरेटर के बारे में देखेंगे। ठीक है, डीसी जनरेटर के बारे में देखेंगे। अब एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसी एनर्जी होता है। ठीक है, और उस एसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन जो सेंटर है उसमें अल्टरनेटर के द्वारा जनरेट करते हैं। ठीक है, तो एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने वाले मशीन है उसको हम अल्टरनेटर बोलते हैं। बट कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पर हम अल्टरनेटिंग एनर्जी का यूज़ ना करके हम क्या करते हैं, डीसी एनर्जी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो प्रोड्यूस करता है उसी इलेक्ट्रिकल मशीन को हम क्या बोलते हैं, डीसी जनरेटर बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं जहाँ पर हम एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ ना करके डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं। उन जगहों पर डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रोडक्शन पर्पस के लिए जिस इलेक्ट्रिकल मशीन्स का यूज़ करते हैं उस इलेक्ट्रिकल मशीन को क्या बोलते हैं, डीसी जनरेटर। तो बेसिकली डीसी जनरेटर क्या करता है, एक ऐसा इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इक्विवेलेंट डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट कर, डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। तो ऐसा आपका डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इक्विवेलेंट डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये है हमारा डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मैकेनिकल को किस में कन्वर्ट किया, डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस होता है। ठीक है, अब देखो डीसी जो जनरेटर जो होता है वो देखो दो तरीके से, अगर डायनेमो बोलेंगे तो डायनेमो का मतलब भी समझ जाओ मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। ठीक है, अगर सिर्फ जनरेटर भी बोलेंगे ना तो भी उसका मतलब क्या होता है। ठीक है,
आपका जनरेटर बोलेंगे तो भी वो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइस। तो स्मॉल साइज की जो मशीन है वो जो मशीन जो मैकेनिकल एनर्जी को डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उस कन्वर्जन डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। बट वो जनरेशन करने वाले जो अगर डिवाइस है वो स्मॉल साइज का है, तो स्मॉल साइज की मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है, उसको क्या बोल देते हैं, डायनेमो। तो अगर कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि डायनेमो भी तो वही काम करता है, तो डायनेमो भी वही चीज़ है। डायनेमो बेसिकली क्या होता है, स्मॉल साइज का होता है, और ये स्मॉल साइज की इलेक्ट्रिकल मशीन होता है जो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को, जो मैकेनिकल एनर्जी को डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी को डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले स्मॉल साइज की जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स होते हैं, उस मशीन्स को हम क्या बोलते हैं, डायनेमो बोलते हैं। बेसिकली डायनेमो का यूज़ हम क्या करते हैं, जो व्हीकल होता है, मोटर व्हीकल होता है, उस मोटर व्हीकल में बैटरी चार्जिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, मोटर व्हीकल में जो बैटरी लगा रहता है, स्टोरेज बैटरी लगा रहता है, उसमें बैटरी चार्जिंग पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। बैटरी चार्जिंग मतलब इससे जो प्रोड्यूस्ड डीसी जो एनर्जी है, उस प्रोड्यूस्ड डीसी एनर्जी के थ्रू उस मोटर व्हीकल में यूज्ड बैटरी जो है, स्टोरेज जो बैटरी है, उस बैटरी को चार्ज करने के लिए हम इस डायनेमो का यूज़। तो डायनेमो का भी फंक्शन वही है, ये भी मैकेनिकल एनर्जी को इक्विवेलेंट डीसी एनर्जी में ही कन्वर्ट करता है। बट डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इसका क्या है कि डायनेमो का जो साइज है, फिजिकल डायमेंशन जो होता है, जनरेटर के रिस्पेक्ट में क्या होता है, स्मॉल साइज। तो स्मॉल साइज का होता है, इस कारण हम इसको क्या बोल देते हैं, डायनेमो बोलते हैं। अब कोई भी डीसी जनरेटर की जो वर्किंग जो प्रिंसिपल है, वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना पर बेस्ड है। इसकी प्रिंसिपल की अगर बात करें, कभी कभी एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जनरेटर किस वर्किंग प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो याद रखना कोई भी जनरेटर या फिर डायनेमो जो है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्लियर हुआ। तो बेसिकली डायनेमो या फिर जनरेटर जो होता है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना पर बेस्ड है। तो फैराडे ने क्या बोला, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना क्या बोलता है कि जब किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करते हैं, मूव कराते हैं, रोटेट करता है। फैराडे ने क्या बोला कि एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस करके उन्होंने कंक्लूजन निकाला तो उन्होंने देखा कि जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, मूव कराते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर का मूव होने से उस कंडक्टर के लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंजेस होता है। एक मैग्नेटिक फील्ड है, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, चाहे वो आपका क्या हो, परमानेंट मैग्नेट से हो। ठीक है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम किसको मूव कराएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव कराते हैं। तो फैराडे ने क्या देखा अपने एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस से, उन्होंने ये देखा कि जब किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में मूव होने से क्या होता है, उस कंडक्टर के फ्लक्स लिंकिंग रेट में चेंजेस होता है। उस कंडक्टर को लिंकिंग करने वाले फ्लक्स रेट में क्या होता है, चेंजेस होता है। कंडक्टर के फ्लक्स लिंकिंग रेट में चेंजेस होने से उस कंडक्टर पर एक ईएमएफ है वो क्या होता है, प्रोड्यूस रहता है, और प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ्लो होना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। ये जो लॉ है वही क्या कहलाता है, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो कंडक्टर में लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंजेस होने से उस कंडक्टर में एक ईएमएफ है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो किसी जनरेटर की वर्किंग जो प्रिंसिपल है फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना पर बेस्ड है। एक मिनट,
तो ये उसका वर्किंग प्रिंसिपल कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है। कोई भी डीसी जो जनरेटर है, डीसी जनरेटर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या क्या है। एक तो उसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। एक क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी जनरेटर में एक कंपोनेंट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ का होता है, कोई भी डीसी जनरेटर में क्या क्या चीज़ का होना जरूरी है उसकी प्रॉपर फंक्शनलिटी के लिए, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड को आप चाहे परमानेंट मैग्नेट के थ्रू आप जनरेट करो, चाहे आप इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा के मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराओ, चाहे आप सीधा सीधा मैग्नेट को ही यूज़ करो। तो स्मॉल साइज की जो आपका अगर है तो वहाँ पर आप मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं, बट लार्जर साइज के केस में मैग्नेट का यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड। जब तक उसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेंगे और उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच कंडक्टर मूव नहीं होगा, तब तक उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के बीच ही कंडक्टर मूव कराता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी है। तो फर्स्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है किसी डीसी जनरेटर का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरा किसी डीसी जनरेटर के लिए आर्मेचर, हर एक के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे अपन। आर्मेचर होना चाहिए। ठीक है, तो आर्मेचर, आर्मेचर आपका बेसिकली देखो किसी भी डीसी मशीन में ना दो पार्ट होता है। मेजर पार्ट की अगर क्लासिफिकेशन करें तो दो पार्ट होता है। एक को हम स्टेटर बोलते हैं जो स्थिर अवस्था में होता है, फिक्स्ड रहता है, जो मूव नहीं करता। तो एक पार्ट स्टेटर कहलाता है जो स्टेशनरी कंडीशन में रहता है, और दूसरा पार्ट क्या कहलाता है, रोटर कहलाता है, जो रोटेट करता है, मूव करता है। ठीक है, तो मूविंग जो पार्ट है किसी भी मशीन्स की, चाहे वो डीसी मोटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो, किसी भी मशीन्स की जो रोटेटिंग पार्ट है वो आर्मेचर कहलाएगा, और जो आपका स्टैटिक पार्ट है वो क्या कहलाता है, स्टेटर कहलाता है। ठीक है, तो मेजर अगर क्लासीफाई करें अगर उसकी पार्ट को तो दो ही टाइप का आएगा, एक तो स्टेटर कहलाएंगे, दूसरा क्या कहलाता है, रोटर। तीसरा आपको अगर देखेंगे तो कम्यूटेटर एंड ब्रशेस होता है, हर एक के बारे में डिस्कस करेंगे। कम्यूटेटर एंड ब्रशेस, ठीक है, ब्रश, ठीक है, क्या होता है, कैसे बना होता है, सब चीज़। और चौथा आपका क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। फैराडे ने क्या बोला है, फैराडे ने क्या बोला है कि जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच मूव करता है तो उस कंडक्टर को मूव कराने के लिए कंडक्टर कब मूव होगा, जब उसको कंडक्टर को कहीं से हम मैकेनिकल एनर्जी देंगे तभी तो वो मूव करेगा, घूमेगा फिरेगा, उसके अंदर रोटेट करेगा, रोटेशन करेंगे। तो कंडक्टर को अगर रोटेट करना है तो मैकेनिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जो मैकेनिकल एनर्जी भी रिक्वायरमेंट है, जब तक कंडक्टर उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच मूव नहीं करेंगे तब तक उसमें फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंजेस नहीं होगा, और जब तक फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंज नहीं होगा उसमें क्या होगा, कंडक्टर में ईएमएफ का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो कंडक्टर को मूव करना भी जरूरी है, तो मूव कराने के लिए मैकेनिकल एनर्जी की जरूरत पड़ेगा। कम्यूटेटर एंड ब्रशेस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस। बेसिकली आपका किसी भी मशीन्स की जो रोटेटिंग पार्ट है, जो पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के बीच मूव करता है, उस मूव करने वाले पार्ट को बेसिकली हम आर्मेचर बोलते हैं। ठीक, कैसे बनता है, कैसे दिखता है, सब दिखाऊंगा आपको। मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका परमानेंट मैग्नेट से भी प्रोड्यूस हो सकता है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट हो सकता है। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो कराने से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएंगे, या फिर मैग्नेट को यूज करके अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करोगे तो क्या कहलाएगा, आपका फिक्स्ड परमानेंट मैग्नेटिक। क्लियर हुआ, तो आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया होगा आपका सबको। तो कोई भी आपका अगर मशीन्स को, उसकी कंस्ट्रक्शन को अगर ब्रॉडली दो पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन, डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शन, ठीक है, डीसी मशीन और एनी मशीन भी बोल सकते हैं, मेड अप ऑफ बेसिक टू पार्ट्स। ठीक है, बेसिक टू पार्ट्स, बेसिक दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, स्टेटर बोलते हैं, स्टेटर बोलते हैं, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, रोटर बोलते हैं। ठीक है, एक स्टेटर है दूसरा रोटर है।
अगर कंप्लीट उसकी कंस्ट्रक्शन को, उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं तो वो स्टेटर है और दूसरा क्या होता है, रोटर होगा। ठीक है, तो स्टेटर क्या बोलते हैं, स्टेटर क्या होता है, बेसिकली किसी भी मशीन्स का वह पार्ट होता है जो मूव नहीं करता। तो जो ऐसा पार्ट जो स्टेशनरी कंडीशन में रहता है, स्थिर अवस्था, स्टेटिक, स्टेटिक और स्टेशनरी, जो स्टेशनरी अवस्था में रहता है, स्थिर अवस्था में, तो स्टेटिक और स्टेशनरी पार्ट ऑफ एनी मशीन इज कॉल्ड स्टेटर। ठीक है, स्टेटर किसी भी मशीन की जो स्टेशनरी पार्ट है, स्टैटिक जो पार्ट है जो स्थिर अवस्था में रहता है, जो पार्ट मूव नहीं करता, नॉट मूवेबल रहता है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टेटर बोलते हैं। तो स्टेटर के अंतर्गत क्या आता है, जनरली जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाले जो आपका क्या पोल्स है, मैग्नेट है, और उस मशीन्स की आउटर बॉडी है, तो उस मशीन्स की जो आउटर बॉडी जिसे योक बोलते हैं या फिर बॉडी बोलते हैं या फिर इसको फ्रेम बोल देते हैं, योक फ्रेम या फिर बॉडी क्या होता है मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो स्टैटिक या फिर स्टेशनरी जो पार्ट होता है किसी भी मशीन्स की, उसी को क्या बोलते हैं, स्टेटर। स्टेटर के अंदर क्या आ जाता है, किसी भी मशीन की बॉडी, आउटर फिजिकल जो स्ट्रक्चर जो होता है उसी को हम बॉडी बोलते हैं, या फिर उसी को क्या बोल देते हैं हम, फ्रेम बोल देते हैं, या फिर उसी को बॉडी या फ्रेम, या फिर उसी को क्या बोलते हैं हम, योक भी बोलते हैं। तो बॉडी बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं, या फिर उसको क्या बोल देते हैं, योक बोल देते हैं। अब रोटर की बात अगर आएगा तो रोटर के अंतर्गत क्या आएंगे, कोई भी मशीन्स की जो रोटेटिंग पार्ट है, रोटेटिंग पार्ट ऑफ एनी मशीन, रोटेटिंग पार्ट ऑफ एनी मशीन। ठीक है, तो किसी भी मशीन्स की जो रोटेटिंग पार्ट ऑफ एनी मशीन, रोटेटिंग पार्ट ऑफ एनी मशीन, किसी भी मशीन्स की जो रोटेटिंग पार्ट है उस रोटेटिंग पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रोटर। और रोटर के अंतर्गत क्या आता है, आर्मेचर आते हैं। ठीक है, आर्मेचर। ठीक है, तो आर्मेचर आता है, आर्मेचर ही क्या होता है, आपका मशीन का जो शाफ्ट है उससे अटैच रहता है, मशीन की शाफ्ट में अटैच रहता है, और मशीन का जो शाफ्ट है वो बीरिंग के थ्रू क्या करता है, मूव करता है। तो किसी भी मशीन्स की जो रोटेटिंग पार्ट है, मूवेबल पार्ट, रोटेटिंग पार्ट और मूवेबल पार्ट ऑफ एनी मशीन। ठीक है, तो किसी भी मशीन का वह पार्ट जो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मूव करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मूव करने वाले जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम, रोटर बोलते हैं, जो कि जनरली आर्मेचर होता है। ठीक है, तो मूवेबल जो पार्ट होता है, ये मूवेबल जो पार्ट क्या रहता है, मशीन की शाफ्ट के साथ अटैच रहता है। आर्मेचर है, मशीन के शाफ्ट के साथ अटैच रहता है, और वो जो शाफ्ट जो है वो बीरिंग के थ्रू क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या होता है, रोटेट करता है। तो कंडक्टर है, आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रोटेट हो रहा है। तो रोटेट करने से क्या होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड से जनरेटेड जो फ्लक्स है उस आर्मेचर को क्या करता है, लिंकिंग करता है, उसको क्रॉस करता है, उससे होकर गुजरता है, उससे होकर पास होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस्ड फ्लक्स जब आर्मेचर को लिंकिंग करता है, और आर्मेचर के रोटेशन के कारण आर्मेचर में फ्लक्स लिंकिंग रेट में चेंज होता है, आर्मेचर के फ्लक्स लिंकिंग रेट में चेंज होने के कारण क्या होता है, उस आर्मेचर में एक ईएमएफ है वो प्रोड्यूस हो जाता है। उसी प्रोड्यूस्ड ईएमएफ को हम फाइनली लोड में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो यही आपका बेसिक आपका पार्ट्स मतलब वर्किंग प्रिंसिपल है बोल सकते हो किसी भी जनरेटर का। अब देखते हैं, ये आपका कोई भी डीसी मशीन है, कोई भी मशीन है वो दो पार्ट से, एक स्टेटर और रोटर। मैंने स्टेटर बताया। किसी भी मशीन की जो स्टैटिक पार्ट या फिर स्टेशनरी जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, स्टेटर बोलते हैं। किसी भी मशीन की स्टेटर है, उस फ्रेम बॉडी होता है या फिर योक होता है। मशीन्स की रोटेटिंग पार्ट को रोटर बोलते हैं, जो कि जनरली आर्मेचर होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या करता है, मूव कराता है। अब देखते हैं हम जनरेटर के बारे में, कंस्ट्रक्शन और पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर। पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर, पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर, पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर, पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर फर्स्ट है आपका। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे।
कंप्लीट तो एक में नहीं हो पाएगा। फर्स्ट आपका पार्ट्स के बारे में बोलेंगे बॉडी। ठीक है, बॉडी इसको क्या बोलते हैं हम, योक भी बोलते हैं, या फिर इसी को दूसरे टर्म में क्या बोल देते हैं, फ्रेम बोल देते हैं। तो बॉडी, योक या फिर फ्रेम मैं आपको दिखाऊंगा। मैं इसका पिक प्रिंट आउट करके लाया हूँ, क्योंकि यहाँ पर मशीन्स की डायग्राम है, उसको बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, आप ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत आसान भी है, बट यहाँ पर मैं आपके सामने ड्रॉ करूँगा, टाइम वेस्टेज होगा। उससे अच्छा मैं प्रिंट करके लाया हूँ, हर एक पार्ट को दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो फर्स्ट मशीन्स की कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर। फर्स्ट है बॉडी, योक या फिर फ्रेम। उसी को बॉडी बोलते हैं, बॉडी योक भी बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, फ्रेम भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली बॉडी जो होता है मशीन की, जो आउटर जो स्ट्रक्चर होता है, आउटर जो पार्ट होता है किसी भी मशीन की, उसी को क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं या फिर योक बोलते हैं। ठीक है, सो योक और बॉडी और फ्रेम इज नथिंग बट इट इज आउटर पार्ट ऑफ एनी मशीन, आउटर पार्ट ऑफ एनी मशीन, आउटर पार्ट ऑफ एनी मशीन। ठीक है, तो किसी भी मशीन की जो बाहरी जो भाग है, बाहरी जो हिस्सा है, उसी बाहरी हिस्सा को, आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं हम, बॉडी बोलते हैं। तो बॉडी ऑफ डीसी जनरेटर इज नथिंग बट इट इज आउटर पार्ट ऑफ जनरेटर। क्लियर हुआ, तो उस जनरेटर की आउटर पार्ट है, उसी को बॉडी बोलते हैं या फिर फ्रेम बोलते हैं। ये जो होता है जनरली कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील से बना होता है। ठीक है, मजबूत होना चाहिए आपका आउटर जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि आउटर स्ट्रक्चर है वही मशीन्स के इनर जो पार्ट्स है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। अगर आउटर पार्ट ही मजबूत नहीं है तो वो इनर पार्ट का प्रोटेक्शन वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो किसी भी डीसी जनरेटर का जो आउटर पार्ट है उसको बॉडी बोलते हैं या फिर उसी को योक बोल देते हैं। बेसिकली ये जो आउटर जो पार्ट है बॉडी, योक या फिर फ्रेम बोलते हैं, ये कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील से बना होता है। कौन से मटेरियल का यूज़ करते हैं, उसकी बॉडी को डिज़ाइन करने के लिए कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील मटेरियल का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब वो कौन सा भाग है जिसको बॉडी बोलते हैं, पता चल गया। क्या काम करता है अब देख लेते हैं, कौन से मटेरियल का बना होता है, कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील। तो कोई भी मशीन्स की जो बॉडी है उसकी फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शंस ऑफ बॉडी ऑफ एनी मशीन, फर्स्ट टू प्रोटेक्ट दी इनर पार्ट ऑफ मशीन। ठीक है, तो इस मशीन के अंदर में जो भाग है, अगर बाहर से कोई फोर्स आ रहा है तो सबसे पहले उस बॉडी को होगा। तो बॉडी जो है वो उस फोर्स को अवॉइड करेंगे तो इनर वाला पार्ट है वो डैमेज होने से बच सकता है। तो फर्स्ट फंक्शन तो किसी भी मशीन्स की बॉडी का ये है कि वो इनर पार्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। टू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ मशीन्स की इनर पार्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा टू प्रोवाइड द पाथ फॉर पासिंग द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, टू पास द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को पास करने का काम करता। ठीक है, तो बॉडी है, बॉडी मैंने क्या बताया, किसी भी मशीन्स की आउटर जो पार्ट है, आउटर जो स्ट्रक्चर है, आउटर फिजिकल स्ट्रक्चर है, उस आउटर फिजिकल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। ठीक है, बॉडी जो है वो कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील जैसे मटेरियल से बना होता है। उस बॉडी की दो फंक्शनैलिटी है, दो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट, टू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ मशीन की इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगला है टू पास द मैग्नेटिक फ्लक्स को पास करने का भी काम करता है। तो दो काम, एक तो अंदर के भागों की सुरक्षा करेगा और दूसरा चुंबकीय जो बल रेखा जिसे चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं, उस चुंबकीय फ्लक्स को पास होने के लिए पाथ प्रोवाइड करेंगे, रास्ता प्रोवाइड करेंगे। क्लियर हुआ, तो ये हो गया बॉडी की फंक्शन। बॉडी के दोनों ओर दो साइड प्लेट्स रहते हैं, वो दो साइड प्लेट्स जो है वो कंप्लीट जो मशीन्स है उसको कवर करने का, ढक के रखने का काम करता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं प्रिंट आउट लाया हूँ इसके मशीन्स के, आप मेरा लेक्चर देखो, ज़्यादा समझ में आएगा। ये है आपका मशीन। ठीक है, ये मशीन है, फ्रंट व्यू लिए हैं इस मशीन।
इस मशीन्स में आप देख रहे होंगे आपको योक, ये देखो स्टील योक लिखा है, यहाँ पर बॉडी नहीं लिखा है, स्टील योक करके लिखा है। ये वाला आउटर जो स्ट्रक्चर, ये वाला जो भाग है ना, आउटर जो स्ट्रक्चर है, ये जो मैं आपका इस टाइप से मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ये आउटर जो स्ट्रक्चर है, किसी भी मशीन्स की आउटर स्ट्रक्चर को ही हम बॉडी बोलते हैं या फिर योक बोलते हैं। तो ये जो मैं आपका मार्किंग कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट ही क्या कहलाता है, योक कहलाता है, या फिर इसको क्या बोल देते हैं हम, बॉडी योक बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोल देते हैं, बॉडी। तो आउटर जो स्ट्रक्चर है उसी को हम योक बोलते हैं। तो ये आउटर स्ट्रक्चर देख लो, सबसे बाहरी वाला भाग वही योक कहलाता है, जो कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील जैसे मटेरियल से बना होता है। किसी भी मशीन्स के दोनों ओर क्या होता है, साइड प्लेट्स होता है। अगर आप कभी मशीन को खोले होंगे, देखे होंगे, दो साइड प्लेट्स रहता है, उस साइड प्लेट्स को ही पहले खोलते हैं। तो ये साइड प्लेट्स होता है जो कंप्लीट मशीन्स को ढके रहते हैं। मतलब बोल सकते हो कि मशीन्स को ढकने के लिए जो सबसे बाहर में जो साइड प्लेट रह जाता है, वही पतली सी आपका स्टील से बना होता है प्लेट। उस नट बोल्ट्स के थ्रू वो क्या रहता है, टाइट रहता है, अटैच्ड रहता है। वो क्या करता है, आपका कंप्लीट मशीन्स को क्या करता है, ढक करके रखते हैं। तो ये आपका जो मैं ये जो सबसे आउटर जो स्ट्रक्चर बताया, जिसको मैं शेडिंग किया हूँ अभी, ये मार्किंग किया हूँ इस टाइप से, वही जो है योक कहलाता है, जिसको बॉडी बोलते हैं या फिर फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आउटर फिजिकल स्ट्रक्चर है, इसी को हमने बॉडी बोला है, फ्रेम बोला है। ये बॉडी में दो साइड्स प्लेट्स रहते हैं, बॉडी के दोनों ओर क्या रहता है, दो साइड्स प्लेट रहता है, जो कंप्लीट मशीन्स को क्या रहता है, ढके हुए रहते हैं। ठीक है, आवश्यकता अनुसार क्या होता है, मशीन्स के बॉडी से ही आपका क्या रहता है, मशीन्स के बॉडी में ही आपका क्या आई बोल्ट और लेग्स लगे रहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, देखो आई बोल्ट किसको बोला था, ये एक नया आपका है, ये मशीन्स का आउटर स्ट्रक्चर है, यही आपका आउटर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका आउटर स्ट्रक्चर जिसको योक, ये बॉडी या फिर फ्रेम बोलते हैं। ये आपका देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो सर्कुलर शेप्ड जो अटैच है ना, उसको क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई, जो मशीन्स को आपको पकड़ने के लिए हैंडल करने का काम करेगा, इसी को पकड़ के उठाते हैं, मशीन को उठाते हैं, तो इसी को आई बोल्ट बोल देते हैं। और नीचे में आपका फिट जो लिखा है, इसी को लेग बोलते हैं। जो आपका मशीन्स है उसको जब रखते हैं तो रखने के लिए एक बेस सपोर्ट का जो है, वो बेस आप सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए लेग्स यूज़ होता है। क्लियर हुआ, बेड प्लेट भी बोल देते हैं उसको, उसी के ऊपर मशीन है वो रखा रहता है। ठीक है, तो मशीन्स को प्रॉपरली किसी सरफेस पर रखने के लिए जो बेस प्रोवाइड करने वाला स्ट्रक्चर है, उसको बेस प्लेट भी बोलते हैं, उसको लेग्स भी बोल देते हैं, या फिर उसको फीट भी बोल देते हैं, पैर वाला फीट। क्लियर हुआ। तो देखो, किसी भी स्मॉल साइज की जो मशीन्स है, स्मॉल साइज की मशीन्स हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कास्ट आयरन यूज़ करते हैं। याद रखना, जो आउटर जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है किसी भी मशीन का, उस आउटर फिजिकल स्ट्रक्चर को हम उस मशीन का क्या बोलते हैं, बॉडी बोल देते हैं, योक बोल देते हैं। तो किसी भी स्मॉल साइज की मशीन हो, चाहे डीसी मोटर हो, चाहे डीसी जनरेटर, मशीन बोलूँगा मतलब मोटर जनरेटर दोनों हो सकते। तो स्मॉल साइज की जो मशीन्स हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, उसकी बॉडी को डिज़ाइन करने के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है वो क्या है, कास्ट आयरन होता है। जो हेवी मशीन्स होता है, लार्ज साइज की जो मशीन्स होता है, लार्ज साइज की मशीन्स होते हैं, लार्ज साइज की मशीन्स की कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कास्ट स्टील का यूज़ करते हैं। मैंने बताया था इसके पहले कि जनरली कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील जैसे मटेरियल का यूज़ हम किसी मशीन्स की बॉडी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, बॉडी है वो कोई भी मशीन्स की आउटर स्ट्रक्चर होता है, जो किसी मशीन्स के इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, साथ ही मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रॉपर पाथ प्रोवाइड करने का भी काम करता है। क्लियर हुआ। कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील जैसे मटेरियल से बना होता है। बॉडी के दोनों साइड क्या होता है, साइड प्लेट्स रहता है, जो मशीन्स को कंप्लीटली ढकने का, कवर करने का काम करता है। ठीक है,
ज़रूरत पड़ने पर उस बॉडी के साथ आई बोल्ट, जिसको मैं बताया था, एक बोल्ट रहता है, एक स्ट्रक्चर रहता है, सर्कुलर सेट स्ट्रक्चर रहता है, जो बॉडी को कंप्लीट मशीन्स को पकड़ के उठाने का काम का हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। लेग्स रहता है, फीट होता है, जिसको बेड प्लेट भी बोलते हैं, कंप्लीट मशीन को बेस सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड जो पार्ट है बेसिकली ये आपका पार्ट एक वीडियो में नहीं होगा, अब देखना पूरे वीडियो सिक्वेंसली देखेंगे तब समझ में आएगा। फील्ड पोल दूसरा जो पार्ट है वो फील्ड पोल। मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि फील्ड पोल कौन सा है। ये मशीन है, आउटर वाले को तो बता दिए। अब फील्ड पोल इसको बोलते हैं ये वाला स्ट्रक्चर, ये फील्ड पोल जो है ठीक है, ये इतना वाला पार्ट जितने को शेडिंग कर वही बस है। अलग कलर यूज कर लेता हूँ। ये इतना वाला पार्ट है ना, ये वाला भाग, उसी को हम क्या बोलते हैं, ये वाले पोर्शन, ये वाला इतना वाला पोर्शन है वो फील्ड पोल कहलाता है। कहीं पर लिखा भी होगा, ये पोल पीसेस करके लिखा है, ये सबको पोल पीसेस बोला है। ठीक है, फील्ड पोल। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला ये इतना वाला पोर्शन है, ये ऐसा इसमें वायर बाउंड हुआ है, ये आपका फील्ड पोल है। ये क्या कहलाता है, फील्ड पोल। फील्ड पोल, तो फील्ड पोल का फंक्शनैलिटी क्या है, फील्ड पोल क्या काम करता है। बेसिकली फील्ड जो पोल जो रहता है वो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करने का, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम करता है। कुछ नहीं, सिंपल आपका एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है जो सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील जैसे मटेरियल से बना होता है। सिलिकॉन लेमिनेटेड जैसे स्टील, सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील या फिर कास्ट स्टील जैसे मटेरियल से बना होता है। ये जो रहता है एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, और ये फील्ड पोल में ही हम क्या करते हैं, कॉपर जैसे मटेरियल को वाउंड करके हम कॉइल बनाते हैं, फील्ड कॉइल। तो फील्ड कॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए, फील्ड कॉइल को उसमें लपेटने के लिए ही जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो फील्ड पोल है। मतलब उसके ऊपर ही क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग है उसको क्या करते हैं, वाउंड करते हैं, कॉपर वायर को वाउंड करते हैं। तो वो कॉपर वायर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो अगर हम स्मॉल साइज की बात करें तो स्मॉल साइज की मशीन्स में हम परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करते हैं, बट लार्ज साइज की कोई डायनेमो या फिर जनरेटर है तो उस केस में हम फील्ड पोल का यूज़ करते हैं। तो फील्ड पोल का बेसिक फंक्शन क्या है, टू क्रिएट और टू स्टेबलाइज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। इसमें आपका फिजिकल स्ट्रक्चर, इसके ऊपर हम कॉपर वायर को क्या किए हैं, वाउंड किए हैं। तो वो जैसे ही कॉपर वायर में करंट का फ्लो होगा, यहाँ पर इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड है वो सेटअप हो जाए। तो कॉपर वायर को ही लपेटने के लिए इसी चीज को हम ट्रांसफार्मर में कोर बोले थे। कोर किसको बोले थे, जिसमें हम कॉपर वायर को या फिर वाइंडिंग को वाउंड करते हैं, उसको कोर बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ये फील्ड पोल का बेसिक फंक्शन क्या है, बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये वायर को ही वाउंड करने का काम कर रहे हैं। वायर को वाउंड करेंगे तो वाइंडिंग बनेगा, जैसे इस वाइंडिंग में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है। तो ये इसका बेसिक चीज क्या है, बेसिक फंक्शन इसका क्या है, टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑफ अ मशीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करना। आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, इतने वाले को फील्ड पोल बोला, बट ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक ऐसा जो बना है, ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं पोल शू। ये क्या है, आपका पोल शू है। ये इतना वाला पार्ट जो उभरा हुआ चौड़ा, जो लार्ज साइज की इफेक्टिव एरिया को शो कर रहा है ना, इतना वाला, ये वाला पोर्शन, ये वाला क्या है, पोल शू कहलाता है। ये फील्ड पोल का जो फ्रंट जो स्ट्रक्चर है, फ्रंट जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, पोल शू। पोल शू का क्या काम है ये मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आई थिंक ये इतना, तो ये वाला पोर्शन है वो फील्ड पोल है। ये अब ये आपका पोल है यहाँ तक का, और ये वाला फ्रंट वाला जो इतना वाला जो भाग है, ये जो आपका ये वाला पोर्शन है, ये पोल शू कहलाता है, जो लार्ज एरिया का है। क्लियर हुआ। तो कोई भी आपका फील्ड जो पोल है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम करता है,
ठीक है। बेसिकली क्या होता है, एक सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर में कॉपर वायर को वाउंड करके हम क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक कॉइल डिज़ाइन करते हैं। क्लियर हुआ। मैंने ये बताया था कि स्मॉल साइज की डायनेमो जो होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम परमानेंट मैग्नेट का यूज़ कर लेते हैं, बट लार्ज या फिर हेवी जो मशीन्स है उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर इस वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये वाइंडिंग हुआ है, ये आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है और इस फिजिकल स्ट्रक्चर में ऐसा दिख रहा है आपको, ये वाइंडिंग को शो कर रहा है। तो ये वो कॉपर वायर है। जैसे ही इस कॉपर वायर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से इसमें फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे। इसमें भी आपका कॉपर वायर को वाउंड किया था, पहले डायग्राम देखे होंगे, ऐसा था, ऐसा वाइंडिंग हुआ रहता है। इसमें भी ऐसा वाइंडिंग रहेगा, इसमें भी ऐसा वाइंडिंग रहेगा, ऐसा। ठीक है, और सारे वाइंडिंग एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। ऐसा देखो, ये इससे कनेक्टेड दिख रहा है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, और ये इन दोनों के बीच में प्लस और ये माइनस डीसी सप्लाई। ठीक है, क्लियर हुआ। तो सारे वाइंडिंग है, यहाँ पर 4 पोल दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4। कोई भी मशीन्स के केस में पोल्स की जो संख्या एटलीस्ट कितनी होती है, 2। कम से कम पोल की संख्या 2 होंगी और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 8 हो सकता है। तो बेसिकली फील्ड पोल का बेसिक फंक्शन ये है कि उस मशीन्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है उसको प्रोड्यूस करता है, टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑफ अ मशीन। ठीक है, मशीन के अंदर। तो बेसिकली इसका फील्ड पोल का क्या होता है, टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑफ मशीन। ठीक है, तो मशीन के अंदर क्या करता है, टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑफ मशीन। मशीन के अंदर क्या करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो बेसिकली फील्ड जो पोल है, पोल का मतलब एक ऐसा फिजिकल स्ट्रक्चर है जिस फिजिकल स्ट्रक्चर पे वाइंडिंग की जाती है। कॉपर वायर को वाउंड करके क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक कॉइल डिजाइन करते हैं। क्लियर हुआ। तो फील्ड पोल है वो 2 टाइप का होता है, एक लेमिनेटेड पोल विथ शू। मैंने अभी बताया था कि आपका फील्ड पोल है उसका फ्रंट जो लेयर, फ्रंट स्ट्रक्चर है उसको मैं पोल शू बोला था। तो लेमिनेटेड पोल विथ शू, इसमें क्या होता है, बेसिकली आपका पोल का जो डिज़ाइन है लेमिनेटेड कास्ट स्टील या फिर एनिल्ड स्टील, लेमिनेटेड कास्ट स्टील या भी एनिल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। और इस फील्ड वाइंडिंग पर, इसमें इस फील्ड पोल पे वाउंड कर देते हैं कॉपर वायर को, और वाउंड करके इस कंप्लीट पोल को फिक्स कर लेते हैं। मतलब आपको बता देता हूँ, देखो, मतलब लेमिनेटेड कंप्लीट ये वाला इतना वाला पोर्शन है उसको डिज़ाइन कर लेते। पहला लेमिनेटेड पोल विथ शू, ये आपका शू, ये इतना स्ट्रक्चर, ये वाला भाग, ये इतना पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे, लेमिनेटेड पोल विथ शू बोलेंगे। तो कंप्लीट इतना पोर्शन को सिलिकॉन स्टील, लेमिनेटेड स्टील से इतना पोर्शन को डिज़ाइन कर लेते हैं। डिज़ाइन करने के बाद इस कंप्लीट लेमिनेटेड पोल शू है उसको हम क्या करेंगे, इस आपका इस फिजिकल बॉडी जो है उसमें नट बोल्ट के थ्रू इसमें इसको अटैच करके नट बोल्ट से क्या कर देते हैं, टाइट कर लेते हैं। क्लियर हुआ। तो एक तो इतने को पूरा एक ये सर्कुलर स्ट्रक्चर अलग बनाएगा, जैसा कि ये देख लो, मैं दिखा देता हूँ। ये बॉडी है, इस बॉडी के अंदर कहीं पर फील्ड पोल नहीं दिख रहा है, तो फील्ड पोल है उसको लेमिनेटेड पोल विथ शू डिज़ाइन करते हैं, शू के साथ एक साथ उसको बना लेते हैं। और लेमिनेटेड पोल है उसको इसके अंदर में ऐसे अलग अलग जगह पर उसको क्या कर देते हैं, नट बोल्ट के थ्रू उस कंप्लीट पोल को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। क्लियर हुआ। तो एक लेमिनेटेड पोल, इसमें क्या होता है, पोल को हम क्या कर देते हैं, सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील से बने हुए पोल को हम बॉडी के अंदर क्या कर देते हैं, टाइट कर लेते हैं। दूसरा जो आपका पोल जो होता है वो मोल्डेड पोल होता है, मोल्डेड पोल। ठीक है, मोल्डेड पोल होता है, मतलब इसमें क्या हुआ, कंप्लीट आपका पोल है उसको हम बॉडी के साथ मोल्डिंग करके बनाते हैं। मतलब एक साथ बॉडी भी डिज़ाइन करते हैं और बॉडी के साथ साथ उसकी पोल को भी क्या कर दिया जाता है, बना दिया जाता है।
इस टाइप से आपको दिखा देता हूँ, ये है, ठीक है। ये आपका ये आउटर स्ट्रक्चर बॉडी हुआ। और बॉडी के साथ इतने वाले पोर्शन को बनाते हैं, ये वाला पोलसू है, इतना पोर्शन को पोलसू बोलते हैं। इसको हटाकर इतने पोर्शन को ऐसा डिजाइन करते हैं, ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। तो पोल शू को छोड़ करके बाकी कंप्लीट जो आपका पोल है उसको बॉडी के साथ ही क्या कर देते हैं, मोल्डिंग करके बना दिए जाते हैं। उसके बाद फिर आपका लेमिनेटेड ये वाले शू बस पोर्शन को बाद में उसमें क्या कर देते हैं, नट बेल्ट के थ्रू हम क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं, कस। तो दो तरीके से होता है, एक लेमिनेटेड अलग से बॉडी बनेगा, इसमें बॉडी अलग बनाते हैं, पोल अलग अलग बनाते हैं। बॉडी के अंदर पोल को क्या कर देते हैं, नट बोल्ट के थ्रू टाइट कर देते हैं। मोल्डेड पोल में क्या होता है, बॉडी और पोल दोनों को क्या कर दिया जाता है, मोल्डिंग करके एक साथ बनाया जाता है, ठीक है। तो पोल की अपेक्षा पोल के आकार, अगर आकार की बात करें तो देख लो, ये वाले पोर्शन को मैंने पोल बोला है, ये सामने वाले भाग को मैंने क्या बोला, पोल शू, ये वाले पोर्शन को क्या बोला, पोल शू। तो पोल शू की जो एरिया है वो क्या होती है, लार्जर एरिया होती है, ये लार्जर साइज का होता है। पोल शू की एरिया है लार्जर साइज का होता है, लार्जर साइज की तो पोल शू की लार्जर साइज होने से दो फायदा है। एक तो क्या है, आप इसमें कॉपर वायर को वाउंड करके फील्ड कॉइल बनाए, तो ये फील्ड कॉइल है, पोल से बाहर नहीं निकलेगा, ये आपका रोक कर रखेगा ये वाला बड़ा वाला भाग। तो एक तो फील्ड कॉइल है उसको क्या करता है, बाहर निकलने से रोक करके रखता है। दूसरा काम क्या है, पोल शू की एरिया लार्ज होने से ये लार्ज एरिया पे मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या कर सकता है, कवर। तो इससे प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो लार्ज एरिया को क्या कर सकता है, कवर। तो लार्ज एरिया को कवर कर सके और साथ ही उसमें आपका वाउंड किया गया कॉइल है उस पोल से बाहर ना निकले। ये दो बेसिक फंक्शन को परफॉर्म जो करता है उसको क्या बोलते हैं, हम पोल शू बोलते हैं। तो पोल शू कंप्लीट फील्ड पोल किसको बोलते हैं, वो फिजिकल स्ट्रक्चर जिस फिजिकल स्ट्रक्चर में कॉपर वायर को वाउंड करके मैग्नेटिक कॉइल डिजाइन करते हैं। जनरली दो तरीके से होता है, एक लेमिनेटेड पोल विथ शू होता है जिसमें पोल को लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से डिजाइन करके बॉडी के इनर पार्ट में उसको नट बोल्ट के थ्रू टाइट कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। और दूसरा जो होता है मोल्डेड पुल के केस में क्या होता है, पोल और बॉडी को एक साथ मोल्डिंग करके डिजाइन करते हैं, फिर बाद में उसमें पोल शू को पोल के ऊपर क्या कर दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये मोल्डेड पोल की रिस्पेक्ट में अगर पोल शू की साइज अगर देखेंगे तो पोल शू की साइज जो होती है वो लार्जर होती है ताकि वो क्या कर सके, पोल में आपका स्टेबलाइज्ड जो फील्ड है जो कॉइल है वो बाहर ना निकल सके। और साथ ही पोल शू की जो एरिया लार्जर होने से उस मैग्नेटिक फील्ड है उसको लार्ज एरिया में क्या करता है, वो कवर करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को लार्ज एरिया में कवर करता है, ये उसकी फंक्शन हुआ, ठीक है। तो आई थिंक ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा, बॉडी एंड फील्ड पोल। बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि एक में तो पॉसिबल नहीं है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, क्लियर हुआ तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।